स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। कुछ पाकिस्तान की खबरों की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से अगर किसी देश में ईरान के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई तो वो देश है पाकिस्तान। अब आसिम मुनीर ने कल शिया धर्मगुरुओं को बुलाकर उनके साथ मुलाकात की और इनको उसने चेतावनी भी दी। जो खबरें पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं उसमें इन शिया धर्मगुरुओं को बुलाकर आसिम मुनीर ने उनसे ये कहा कि देश के अंदर किसी किस्म की हिंसा, अफरा तफरी, ये माहौल नहीं बनना चाहिए। ये काम आपको करना पड़ेगा। मतलब वो जिन लोगों ने आयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शन किए, अमेरिकी कॉन्सुलेट में जाकर के घुसने की कोशिश की, जगह जगह आगजनी की, उनके लिए वो कह रहा था कि ये जिम्मेदारी आपकी है कि लोग जो हैं वो शांति बनाए रखें। इसके बाद उसने इस बातचीत के बाद ये कहा गया है कि मौलवियों से ज़्यादा खुद वही बोला। 1 घंटा उसने ही उनके सामने भाषण दिया। बात पाकिस्तान के लोग ये कर रहे हैं, क्या इसका मतलब शियाओं को पाकिस्तान में शांत रखने की कवायद इसलिए है कि ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान को अब जाना पड़ेगा, चाहे सऊदी की मदद से, चाहे अमेरिका के दबाव में, जो भी हो। लेकिन क्या ईरान के खिलाफ वो कोई फौजी कार्रवाई करने को मजबूर हो रहा है? इस बैठक के बाद ये सवाल उठ गए। आप देखिए वहां के लोग इस बैठक के बारे में क्या बता रहे हैं। इसके अंदर की खबर मैंने निकाली है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 1 घंटे तक फील्ड मार्शल साहब बोलते रहे और मौलवियों को बोलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो आप ये देख लें कि ये मौलवी कौन थे। ये वही सारे शिया मौलवी हैं जिनसे पहले मुलाकात की थी मोहसिन नकवी ने, और इन्हें दरबारी मौलवियों के तौर पे देखा जाता है। कुछ मौलवियों को बुलाने की बड़ी कोशिश की गई। करें, मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उनके लिए पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पहले ही उनके लिए बहुत मुश्किल है और बड़ा दबाव उन पर डाला गया कि वो आर्मी चीफ को मुलाकात करने के लिए आए। जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक फील्ड मार्शल ही बोलकर गए और बड़े गुस्से में बोलकर गए, और लुब्बे लुबाब उनकी गुफ्तगू का ये है कि मुझे पाकिस्तान में तुम लोगों की तरफ से कोई टेंशन नहीं चाहिए। हम जो मर्जी करें, बाहर दुनिया में जो मर्जी होता रहे, यहां पाकिस्तान में कोई ड्रामा नहीं चाहिए। और मौलवियों को काफी सख्त बातें सुननी पड़ी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। अब आप पहले यही सोचिए कितना अजीबोगरीब है ये सब कुछ, कितना अनयूजुअल है। कहां होता है कि एक आर्मी चीफ वो मुसलमान, वो एक कुछ धर्म गुरुओं को, वो भी एक सेक्ट के, उसमें भी शिया सुन्नी कर दिया उसने, उनको बुला करके उनसे मीटिंग कर रहा है। मतलब वो कोई मैसेज देना चाह रहा है। सर क्या मतलब समझे आप इस मुलाकात का? बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में यदि जंग में कूदता है, या ईरान चूंकि एक शिया बहुल मुल्क है और स्वाभाविक है कि ईरान में चूंकि खामनेई की मृत्यु हुई है और ईरान पर जो है वो अमेरिका ने हमला किया है, तो दुनिया भर के शियाओं का कहीं ना कहीं एक प्रकार का एफिलिएशन फील होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट है। और स्वाभाविक तौर पर वो नाराज हैं, वो पाकिस्तान से नाराज, वो उन सारे लोगों से नाराज हैं जो अमेरिका के साथ इस जंग में ईरान के खिलाफ खड़े हैं जी। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि भारत के सड़कों पर भी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो लखनऊ हो, सारे जगह शिया मुसलमान भी सड़कों पर उतर करके इसका प्रोटेस्ट करने आए हैं और अमेरिका के लिए जो है वो उनके खिलाफ दुआएं मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी बात तो है नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया मस्जिदों में हर साल कम से कम 50 बम तो फूटते ही होंगे। 100-200 लोग तो शिया लोग मारे ही जाते हैं, और मारने वाले कौन होते हैं? सुन्नी है। पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल कंट्री है। शिया लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। आपको याद होगा कि ईरान के अंदर जब बमबारी हुई थी उसके 2 दिन के अंदर ही शिया लोग जहां जहां उनका डोमिनेंस था वहां पर वो सड़कों पर उतर करके आए थे और एक प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ भी वो प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि आसिम मुनीर उनको कह रहे होंगे, उनको धमका रहे होंगे कि आप इस प्रकार का प्रदर्शन मत कीजिए, आपको ईरान से कोई लेना देना नहीं है और ये हमारे देश के हित में है। यदि मैं जो कुछ भी करूं या दुनिया में क्या हो रहा है उससे आप जरा कट ऑफ करके रखें। अच्छा, भारत के मुसलमानों को ये बात कब समझ में आई? भारत के मुसलमानों को तो भारत का न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति या किसी ने आकर के नहीं कहा है कि भाई कोई प्रदर्शन। अरे खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ यही बात तो हम लोग कर रहे थे। टर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है? गाजा के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है? यदि ये बात भारत के हिंदुस्तान में हम कहते हैं तो कहते हैं अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक है,
वो उसका 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 जो है वो आसिफ मुनीर कह रहा है, वहां के मौलानाओं को बुला करके धमका रहा है और कह रहा है तुमको ईरान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और तुम यदि फसाद करोगे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब देखिए दूसरी चिंता पाकिस्तान की, ये बार बार वहां के लोगों की बातों में दिखाई देती है। अब वो अमेरिका के साथ है इस जंग में, इसमें तो कोई शक नहीं। ईरान के ऊपर हमला भी करना पड़ सकता है, तो मदद किसकी करेगा? इजराइल की। और अगर वहां कोई सत्ता परिवर्तन हो गया, ये चले गई, ये जो शिया महासल्तनत है, इसको अगर जाना पड़ा, तो इसके बदले में जो भी आएगा, पाकिस्तानी रोज ये बात करते हैं कि भाई वो तो इजराइल का सगा होगा ना, हमारा सगा थोड़ी होगा। और हमारे तो वैसे ही उनके साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। इनके यहाँ जो बलोचों की प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, वही बलोच उधर भी हैं, ईरान के बॉर्डर के उस तरफ। तो वो कह रहे हैं पहला संकट तो हमारे ऊपर ही आना है अगर यहां से ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। नहीं, हामिद मीर की बात सुन के मन कर गया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। त्रिपाठी जी, नहीं, हो ही जाना चाहिए, इनकी इच्छा भी जो दिख रही है। और वैसे भी बलोच अगर दोनों तरफ के मिल जाएं तो ये तो श्रेष्ठ स्थिति। दोनों तरफ के बलोच मिल जाए, दोनों तरफ के पठान हाँ मिल ही जाए ना, पठान भी मिल जाए ना, पठान भी मिल जाए, इधर डूरंड भी ठीक हो जाए, उधर वाला भी ठीक हो जाए तो। और मुझे लगता है कि ये खतरा उनको बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। इसलिए जो बार बार पाकिस्तान की हम स्थिति कहते हैं ना, वो उबले आलू जैसी इसीलिए है। वो कभी अमेरिका के चरणों में, कभी चीन के चरणों में, इस वजह से भी जाते हैं। और जिस तरह का बॉर्डर है ईरान के साथ, उसमें तो पाकिस्तान के लिए संकट बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर तो वो संभाल नहीं पाएंगे, फिर तो उधर से मारे जाएंगे और उधर से मारे जाएंगे। यहां एक चीज और समझिए, वहां रिजीम चेंज हो ना हो, अब वीक लीडरशिप का मतलब होगा कि जो उस लाइन से सटा हुआ ईरानी बलोच वाला इलाका है, वो वैसे भी अब सेंट्रल तेहरान के कब्जे में नहीं रहेगा। इसको भी आप समझिए, इसकी भी चर्चा वहां खूब हो रही है। और अगर वो इनके कब्जे में नहीं रहेगा तो जाहिर है फिर वो किधर लड़ेगा? तो एक तरीका होगा वो ईरान में लड़ रहा होगा, और दूसरा तरीका होगा बॉर्डर पर लड़ रहा होगा, तो वो इधर सपोर्ट कर रहा होगा। तो पाकिस्तान की मुश्किलें इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हामिद मीर साहब कह रहे हैं इतने समझदार आदमी हैं, तो हो ही जाना चाहिए। फिर क्या है, मिलने में किसी को बाधा क्यों? अब मैं आपको बता रहा था वो कौन से एग्जाम में नंबर 1 आया पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में आतंकवाद से प्रभावित देशों में पाकिस्तान नंबर 1 पर है। पाकिस्तान इसको ऐसे पेश करेगा कि हम तो देखिए विक्टिम है। विक्टिम वहां हो क्यों रहा है, उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान है। इससे पहले टॉप पर कौन सा देश था ग्लोबल टेरर इंडेक्स पे? बुर्किना फासो। गूगल कीजिए कहां पे है। पाकिस्तान तो सबको पता है, पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। पिछले 12 बार से पाकिस्तान हर बार इस लिस्ट में टॉप 10 पर रहा, पहली बार टॉप किया 2025 में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है पाकिस्तान में 1045 आतंकवादी घटनाएं हुई। कितनी? 1045। इसमें 1139 लोगों की मौत हुई, 1595 लोग घायल हुए। अब कल्पना कीजिए कि यह देश कैसे चल रहा है। 1000 आतंकवादी घटनाएं, 1500 लोगों का उसमें मारा जाना। और ये सारे कौन है? ये सारे हमले जो है तालिबान ने नहीं करा दिए, सारे हमले टीटीपी ने तो नहीं किए। कि पाकिस्तान के खुद के पाप हैं जो उसके सामने अब आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। निश्चित रूप से। और पाकिस्तान में जिस तरीके से भाई पूरी दुनिया में वो टेरर एक्सपोर्ट करता है, और खासतौर से भारत में जिस तरीके से वो आतंकवादी भेजता है, और उसने अपने देश को, अपनी भूमि को जिस तरीके से आतंकवादियों की शरणस्थली बना लिया, ट्रेनिंग कैंप बना दिया, उसने उनके लिए अपने पनाहगार बना दिया है पाकिस्तान ने अपने दुनिया के तमाम आतंकवादियों, खासतौर से अपने तैयार किए हुए आतंकवादी के लिए। तो ये तो होना ही था कि वो दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा, कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती है, जो आतंकवादी वाला देश है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बात पर गर्व कर सकता है कि भाई दुनिया में हमारी कोई कीमत नहीं, लेकिन हम जो चीज़ उगाते हैं, जो चीज़ हम पाल पोस के बड़ी करते हैं, दुनिया में बेचते हैं। आज दुनिया उस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है। और पाकिस्तान सिर्फ अपने देश में आतंकवाद से पीड़ित नहीं, वो दुनिया में आतंकवाद भेजने का काम करता है। दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता है। ये एक बड़ी बात है। और पाकिस्तान खुद ओसामा बिन लादेन के आतंकवाद से पीड़ित रहा, वही ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शरण के अंदर रहता है। दुनिया के तो बता दीजिए, ये आसिम मुनीर की अचीवमेंट है जो अपने आप को प्रमोशन देता है। निश्चित रूप से ये आसिम मुनीर के ही शह पे हुआ होगा। और आसिम मुनीर तो खुलकर आप कह रहा है कि भाई भारत ने मुझे जिस तरीके से हिसाब चुकता करना है। और अभी जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि उन्होंने अभी शिया लोगों को, उलेमा को बुला के बताया कि भाई अपने देश में कोई मैं टेंशन नहीं चाहता, तो भाई पूरे पाकिस्तान को टेंशन देने वाला शाहिद खुद है।
खुद ने पूरे देश को टेंशन जिस तरीके से दिया है, जिस तरीके से अफगानिस्तान से आप लड़ रहे हो, बलूचिस्तान में आपने जिस तरीके से नर्स किया हुआ है, और तमाम तरीके से आप पाकिस्तान की जनता को परेशान कर रहे हो, और वो ये कह रहा है कि भाई मैं टेंशन नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है वक्त आ गया है, और अमेरिका भी जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ईरान की लड़ाई में पड़ेगा नहीं किसी भी स्थिति में। उसकी स्थिति ऐसी, वो जानता है कि जितनी अफगानिस्तान पावर से फंसा सेना हुआ ने है। पाकिस्तान में इस वक्त सेंट्रलाइज की हुई है अपने हाथों में, आसिम मुनीर ने ली हुई है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी पाकिस्तान की सेना जो है वो एयरफोर्स और नेवी की बॉस नहीं बनी। पहली बार आसिम मुनीर ने ये किया। पहली बार जो है वहां कोई फील्ड मार्शल जो है सर्विंग आर्मी चीफ है। जब वो बना था इनसे पहले अयूब खान, वो तो फिर सेमी रिटायरमेंट में था, वो प्रेसिडेंट हो गया था। ये पहली बार है कि फील्ड मार्शल वहां पर वर्दी पहन करके आर्मी को कमांड कर रहा है। ये पहली बार है कि उसने अपने आप को पूरी उम्र के लिए इम्यूनिटी कानूनी मामलों से दी हुई है। उसके बावजूद आतंकवादी मामलों में नंबर 1 पर है पाकिस्तान, इतनी सैन्य ताकत होने के बावजूद। सर एक तो मुबारकबाद पाकिस्तान को, लेकिन एक तो इसमें ये खबर को इस तरह से नंबर 1 करना, मतलब इसमें खबर क्या है? पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहे हैं, पाकिस्तान आतंक, लेकिन इसको पाकिस्तान कैसे यूज कर सकता है आप इसको देखिए। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हम हिंदुस्तान के नजरिए से देख रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है। ये जो इंडेक्स बता रहा है वो कह रहा है कि वो विक्टिम है, वो ऐसे ही देखेगा। हाँ, तो वो उसको उस तरह से यूज करेगा कि दुनिया में पाकिस्तान ऐसा देश है जो सबसे बड़ा विक्टिम है। यदि आपको याद हो, प्रोफेसर साहब को याद होगा कि शर्मल शेख में क्या हुआ था। शर्मल जिक्र करना चाहता जी, शर्मल शेख में भी यही हुआ ना कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिले तो मनमोहन सिंह सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त भारत ने उस दस्तावेज पर, उस डॉक्यूमेंट पर, मतलब जो एग्रीमेंट था उस पर साइन किए, डिक्लेरेशन पर, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों आतंकवाद पीड़ित देश हैं। तो ये बड़ी घटना है, आप इसको बहुत नॉन सीरियसली मत लीजिए, और ये मजाक वाली बात नहीं। पाकिस्तान एक नई तरीके की इमेज गढ़ना चाहता है, फैलाएगा आतंकवाद और अपने आप को दुनिया का सबसे नंबर 1 विक्टिम, टेरर विक्टिम कंट्री कहलाने की। इसके बहुत अलग मायने हैं, इसको समझने की जरूरत है कि ये, और उस समय इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि जब भारत ने इस बात तो को, बलूचिस्तान का भी नाम लिया गया था ना, मतलब भारत बलूचिस्तान का, हाँ, तो वही कह रहा, नहीं करेगा इस्तेमाल। और उस समय मतलब भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बड़ी घटना हुई थी कि कभी इस तरह की बात की जाए कि भारत की मौजूदगी और भारत उसको अप्रूव करे। हाँ। तो मैं इसको, हम लोग इसको नॉन सीरियस तरीके से मत लीजिए। पाकिस्तान इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कि लिए भारत जो है कैसे कर रहा है, क्योंकि भारत उसका सबसे करीबी जो करेगा। लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि तुमने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा वो था, तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो तो बात है इसमें कि भाई आतंकवादी घटनाएं वो सब कर रहे हैं, आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो आतंकवाद फैलाने की बजाय ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ग्लोबली, अभी आपको याद हो जब ये घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर, तो पहलगाम की जब घटना हुई थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो भी भारत ने पहली बार कहा कि पाकिस्तान, अभी तक हम ये कहते थे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का देश नहीं है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। आप बोल रहे हैं देखिए, असली बात यह है कि पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करना चाहेगा कि हम विक्टिम है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? तो उनके भीतर वो लोग जो, एक तो अपनी ग्रीवांस है, दूसरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट उनके हेड ऑफिस है। अगर आप उनको तबाह करने की क्षमता रखते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम पीड़ित हैं। जैसे हमारे यहां गुंडे बदमाश अपराधी होते हैं, उनके यहां टेररिस्ट हैं, तो हमारे यहां गुंडे बदमाश अपराधी हो, किसी को गोली मार दिया, कुछ कर दिया, वहां बम से उड़ा देते हैं। और वहां जो रिलीजियस लेवल पर है वो सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी उसके बीच वाला भी मसला है कि शिया सुन्नी को मारना है। तो अगर आप इस लेवल पर जाते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपने जो बोया वही काट रहे हैं, और थोड़ा स्थिति आगे चले। तो ये खैर जो भी था, अब ये तो पाकिस्तानियों को सोचना है कि कहां ले आए हैं वो अपने देश को। अब मैं आपको एक बार फिर से जरा ट्रंप साहब की कुछ खबर बताता हूं। वहां गई हुई है जापान की प्रधानमंत्री। जापान की प्रधानमंत्री अभी चुनाव जीती है, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। अच्छा वीडियो। ये भी हार्डलाइनर राइट विंगर बताई जाती हैं। तो वो वहां गई तो, और उम्मीद तो उनसे ये कर रही थी कि ये कुछ जाएंगी, कुछ खरा बोलेंगी ट्रंप के सामने, लेकिन उन्होंने जाकर के जो आजकल ट्रंप को खुश करने के लिए लोग कर रहे हैं वो ये कि आप ट्रंप को ये बताओ कि यू आर अ मैन ऑफ पीस, आप तो शांति दूत हैं, आप दुनिया भर में जो है शांति आप ही करा सकते हैं। और उन्होंने भी यही बोला नाम लेकर के। उसमें जो मजेदार बात मुझे लगी, उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहा, उन्होंने कहा डोनाल्ड तुम ही शांति करा सकते हो पूरी दुनिया में, कब जानोगे अपने आप को। देखिए, But even against such backdrop, I firmly believe that it is only you, Donald, who can achieve peace across the world.
そのために私は、諸外国に働きかけて、しっかりと応援をしたいと思っています。And to do so, I am ready to reach out to many of the partners in the international community to achieve our objective together. 今日私はそれを伝えに来ました。 देखा आपने, डोनाल्ड ही कराएंगे दुनिया में शांति। डोनाल्ड ने इस तारीफ का सिला कैसे दिया, ये आप देखिए जरा। वो ज्यादा इंटरेस्ट ये जापान का सबसे दुखद अध्याय पूरे इसके इतिहास का क्या है? जापान यदि मतलब ट्रंप की तारीफ करे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सोचिए ना, जापान के ऊपर मतलब जापान का जो सबसे ज्यादा उसके इतिहास में दर्दनाक वो है चैप्टर, वो है हिरोशिमा नागासाकी। जापान ने दुनिया के इतिहास में कही है। हिरोशिमा नागासाकी क्यों हुआ था? क्योंकि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था, जिसमें हजारों अमेरिकी मारे गए थे। उसके जवाब में नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉमिक हमला किया था जापान ने। क्या आप किसी को उसका जो है इतना दर्द भरा इतिहास की याद दिलाएंगे? बिल्कुल उसके मुंह पे याद दिलाएंगे? ट्रंप कर सकते हैं। ये तो कह रही हैं आप शांति दूत हैं, डोनाल्ड शांति करो। और वो क्या कह रहे हैं? उनसे सवाल हुआ कि ट्रंप से कि साहब आपने युद्ध शुरू करने से पहले अपने एलाइज को क्यों नहीं बताया? जापान भी आपका एलाई है, क्यों नहीं आपने इनको बताया कि आप हमला करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो सरप्राइज देना चाहते थे। और फिर हंसते हुए कहा इनकी तरफ देख करके, क्यों? इनसे पूछिए, जापान ने हमको बताया था कि हम पर्ल हार्बर पर हमला करने वाले हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो इतना सन्न हो गए थे। Of course, no, Japan and US are very good friends. But one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me. No, you believe in surprise, I think, much more so than us, and we had to surprise him, and we did. वो जो महिला है उनको अंग्रेजी समझ में आती है, सब समझती हैं वो, और मुस्कुरा रही थी सवाल जब तक सवाल पूछा जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पर्ल हार्बर का नाम लिया, आप उनकी शक्ल देखिए, बिल्कुल सन्न हो गई वो। सन्न हो गई। ये कैसे कह सकता है कोई आदमी है? देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ हो गया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंदर, पहले कार्यकाल की उस वैसी स्मृतियां मेरे मन में कहीं से नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे कार्यकाल में कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसे डिप्लोमेसी की कोई मर्यादा होती है ना, हम राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं तो कैसे बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, और जो आपके प्राइवेट में हम जो बात कर रहे हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाना है नहीं लाना है। हम आपस में दोस्तों में भी कई बात अपने एक दूसरे के वैचारिक विरोधी भी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन फिर उसका कभी हम और उसे टेलीविज़न चैनल पर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये इसलिए है क्योंकि आप अपनी मर्यादा और संस्कार को आप समझते हैं कि हमको क्या बोलना है। नैतिकता होती है। डोनाल्ड ट्रंप में कहीं से दिखता नहीं है उनको क्या बोलना है। ये इनको हिरोशिमा नागासाकी याद दिला रहे थे। और मुझे करीब वही कई बार लगता है, मुझे याद आता है कि एक अमेरिकन स्कॉलर मिली थी और मैंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर दिया था, और मैं भी डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा समर्थक था। लगता था कि 2024 के अंदर वो आए ताकि भारत, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के जो बातें की, जो हवन करवाया उसका नहीं, जो भी हो, हवन हमारे हवन क्या करवाने से क्या होगा, बहुतों के हवन कराने से होगा। लेकिन उसने जब ये कहा तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यू आर टॉकिंग अबाउट शिट। मैंने कहा यार, अमेरिका के अंदर इतनी घृणा है। मुझे फिर लगा कि ये लेफ्ट लिबरल गिरोह है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस प्रकार की बात क्या किया इन्होंने? ऐसी बातें करने के बाद जापान के प्रधानमंत्री को सर कुछ तो बोलना था। पूरे देश का अपमान है बेसिकली, वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। भाई आप रिएक्ट तो करते हैं वहां पर, आप चुप को नहीं रहता। आपको बताना होगा कि पूरे देश का समझ में नहीं आया मुझे लगता है डिप्लोमेसी के जब राष्ट्रपति डिप्लोमेसी का ध्यान नहीं रख रहे, वो नैतिकता का ध्यान नहीं रख रहे, जब वो इस तरीके से पूरे जापान के लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनके दुख पे वो जिस तरीके से नमक रगड़ रहे हैं, उनके जख्मों के ऊपर नमक रगड़ रहे हैं, तो कम से कम एक प्रधानमंत्री को रिएक्ट तो करना था। डोनाल्ड तुम शांति कराओगे दुनिया में। एक लाइन ये तो कह सकते हैं कि मिस्टर ट्रंप मुझे पसंद नहीं है आपका ये, लेकिन उन्होंने तो अपमान तब कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आप ही शांति ला सकते हैं। जापान की
के प्राइम मिनिस्टर ने तो उसी समय जापान का अपमान किया था मेरे हिसाब से। लेकिन एक लाइन ये तो कह सकते थे कि भाई वो तो उनके मजबूरी भी समझ सकते मुझे ये आपका मजाक पसंद नहीं आया। नॉर्थ कोरिया जो है वो रोज मिसाइलें जो नॉर्थ है कोरिया, वो चाइना छोड़ रहा है। चाइना जो है वो मुझे लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इल मैनर्ड, अशिष्ट, असभ्य, बड़बोला, सनकी राष्ट्राध्यक्ष मिला है विश्व इतिहास में। ठीक है, ये आपके सारे क्रूर विशेषण रहे ये होंगे। बता रहे हैं कि वो अपने आप को सबसे ताकतवर, बिल्कुल उनके दिमाग में ये आ गया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। वो लेकिन करेंगे। एक चीज मैं कहूं, जो समीर जी कह रहे हैं वो ठीक बात है, हमें भी लगता है कि भाई कुछ तो रिएक्ट करना चाहिए। हम लोग होते तो शायद रिएक्ट करते, लेकिन वो जहां खड़ी हैं उनको वहां से रिएक्ट करने के दूसरे टूल्स हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप इसको लिख के रख लीजिए, डाउन द लाइन आफ्टर 5 इयर्स हम बात करेंगे। 5 साल कुल अमेरिका के पास इस तानाशाही के हैं, 5 साल। ठीक है। और इसमें दुनिया के सारे देश उसको कोई भी कमजोर करने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। हर देश अपना, अभी तो नहीं लग रहा त्रिपाठी जी, अभी सब रिझाने में लगे हैं ट्रंप को, रिझाने क्योंकि में। इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसके बाद इन्होंने मीटिंग के बाद फिर दोनों मीडिया के सामने आए। वहां क्या कहा इन्होंने, जापान के प्रधानमंत्री ने, अरे मैंने वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को देखा, उनका जन्मदिन है, बड़े अच्छे लगते हैं, तुम पे ही गए। ये बातें हो रही हैं। बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की। तो अभी तो खैर डोनाल्ड ट्रंप की भाई पूरी दुनिया में तूती बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, लेकिन इसी के साथ जोड़िए जॉर्जिया मेलोनी, एमेनुअल मैक्रोन, लूला डी सिल्वा, ये सब अलग अलग समय पर ट्रंप के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, सब के सब। और ये सब ट्रंप के एक समय में बहुत समर्थक थे। जॉर्जिया मेलोनी का वो म्यूनिख ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि मैं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ये दुनिया के लिए इसलिए चुभते हैं क्योंकि ये लोग दुनिया को राइट करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें बदली हैं।